तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस बार हम एम्स में वैकेंसी लेके आए हैं। जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होता है वो 5th CRE है ये वाला, ठीक है, जो कि ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट को फिल करेगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको इसे। और जो 2693 पोस्ट, बहुत ज़्यादा ह्यूज वैकेंसी है ये एम्स के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सारे हॉस्पिटल्स में, ठीक है। तो इसमें जो भी एलिजिबिलिटी है, सैलरी क्या रहने वाली है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं और हाउ टू अप्लाई, इसमें अप्लाई कैसे करना है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही दोस्तों, आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे प्रोवाइड करते रहें। चलिए आगे इस वीडियो में देखते हैं। देखा है इन्होंने कि ग्रेट न्यूज़ फॉर एवरीवन ड्रीमिंग फॉर अ स्टेबल जॉब इन हेल्थ एंड गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट के हेल्थ सेक्टर हैं उनमें जो भी स्टेबल जॉब चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। इसमें जो एम्स है, एम्स न्यू दिल्ली, इसने वैकेंसी निकाली है जो कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इनका होता है। इस बार 5th वाला ये बैच है CRE का। 2693, जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूज वैकेंसी है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए। तो इसमें सिंगल एग्ज़ाम होता है, क्योंकि इसमें CBT 1, 2 जैसे लोग करवाते हैं, तो इसमें CBT 1, 2 नहीं होता है, सिंगल एग्ज़ाम होता है। और सिंगल एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इसमें आराम से जा करके एक बढ़िया स्टेबल जॉब पा जाते हैं। तो इसमें टोटल 32 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जो जिसमें कि एम्स भी है, ESIC, ECMR, RML वगैरह वगैरह, जितने भी एम्स से रिलेटेड और हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी में ये ह्यूज वैकेंसी निकली है। पैन इंडिया लोकेशन रहेगी इसकी। चलिए आगे इसमें देखते हैं। जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो है ये 13 जून से स्टार्ट हो जाएगी और 3 जुलाई तक रहेगी, शाम के 5 बजे तक। इसको बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीज़ है ये। 13 जून से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म एंड 3 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि जो भी 10th पास हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले भी कर सकते हैं, ITI भी कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं। जिनके पास ग्रेजुएशन है वो चाहे मेडिकल फील्ड का हो या नॉन मेडिकल फील्ड का हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन जिनके पास है, नॉन मेडिकल फील्ड हो या मेडिकल फील्ड हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हर तरह की वैकेंसी है। क्लर्क की भी है, बाकी टेक्नीशियंस की भी है, नर्सिंग ऑफिसर्स की भी है, मतलब हर तरह की इसमें वैकेंसी है। तो चलिए वीडियो में आगे इसको कवर करते हैं कि किस किस तरह की वैकेंसीज इसमें रहने वाली हैं। तो जो इसमें की हाइलाइट्स हैं, एम्स CRE 5 ग्रुप बी एंड सी, इसकी जो रिक्रूटमेंट आई है, इसके जो की हाइलाइट्स हैं उनको हम देखते हैं इसमें। इसको समझते हैं पहले पोस्ट नेम क्या है। तो पोस्ट नेम में क्लर्क है, लोअर डिवीज़न क्लर्क है, अपर डिवीज़न क्लर्क है, DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर है। मैंने आपको बताया था कि 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपका बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल फील्ड का होना चाहिए, आपके पास कोई मेडिकल डिग्री होनी चाहिए, ऐसा कोई भी ज़रूरी इसमें नहीं है। इसमें सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्लर्कियल जॉब रहने वाली है, स्टेनोग्राफर भी है, नर्सिंग ऑफिसर एंड फार्मासिस्ट भी है, ठीक है। तो इसमें लैब, OT, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन है ना, जूनियर इंजीनियर्स जो भी डिप्लोमा वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड मैनी मोर, कई सारी इसमें पोस्ट हैं। तो टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो 2693, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज वैकेंसी है इसमें। और जो पे लेवल की अगर बात करते हैं तो पे लेवल 1 टू पे लेवल 8 तक इसमें सरकारी जॉब, देखिए हम सारे वीडियो सरकारी जॉब्स के लिए बनाते हैं, तो पे लेवल आप याद रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के जितने भी पे लेवल्स होते हैं काफ़ी अच्छा पे आउट रहता है। जैसे मिनिमम पे आउट 18,000 बेसिक होती है, बेसिक में ही आपका DA जुड़ता है, TA जुड़ता है, HRA जुड़ता है, ये सारा जुड़ के लगभग दोगुनी, बेसिक की दोगुनी सैलरी आपकी हो जाती है। तो आप उसी हिसाब से अंदाज़ा लगाते रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आपकी तरफ से ये हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। चलिए आगे इसमें देखते हैं कि जो जॉब लोकेशन इसकी रहने वाली है वो ऑल इंडिया है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है इसमें कि एम्स जो दिल्ली है, एम्स दिल्ली ने ये वैकेंसी निकाली है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिल्ली में ही जॉब पाएंगे, ऑल इंडिया जॉब है, कहीं भी आपकी जॉब लग सकती है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, 13 जून से स्टार्ट हो गए हैं और जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो 3 जुलाई शाम 5 बजे तक है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके लिए। आगे इस वीडियो में देखते हैं। इसमें लिखा है कि व्हाट आर द पोस्ट वाइज वैकेंसी। चलिए पोस्ट वाइज वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रुप दिया गया है, यहाँ पे लेवल और ये वैकेंसी नंबर दिए गए हैं। जैसे क्लर्कियल में अगर हम बात करते हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क, DEO, इनकी जो पे लेवल रहने वाला है एज़ पर रैंक, पे लेवल 2 से पे लेवल 6 तक रहेगा और 850 लगभग वैकेंसी निकली हैं इनकी। उसके बाद जो आते हैं टेक्निकल ऑफिसर, OT टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियन एंड टेक असिस्टेंट, इनकी जो पे लेवल रहेगा वो 5 to 7 रहेगा और 2 से 267 वैकेंसीज़ निकली हैं। देखिए पे लेवल 5 to 7 का मतलब है कि मिनिमम आपकी 55,000 से 7 की बात करें तो मिनिमम 85,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और काफ़ी बेहतरीन सैलरी मिलती है इसमें। स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट और प्राइवेट सेक्रेटरी, इनकी पे लेवल जो है वो 4 to 7 है और 252 वैकेंसीज़ हैं। लैब टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन एंड लैब अटेंडेंट, इनकी 2 to 6 रहने वाला है पे लेवल एंड 229 आपके इसमें वैकेंसीज़ हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट, MTS एंड सपोर्ट स्टाफ, इसमें पे लेवल 1 से 2 तक रहने वाला है और 151 वैकेंसीज़ हैं।
नेक्स्ट अगर इसमें हम देखते हैं जो मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन होते हैं, कोडिंग क्लर्क होते हैं, वो 2 से 5 के पे लेवल पर रहते हैं और 141 वैकेंसीज़ हैं। स्टोर कीपर, जूनियर स्टोर ऑफिसर, इनका पे लेवल ये है और वैकेंसीज़ 87 है। फार्मासिस्ट जो हैं, जो डी फार्मा बी फार्मा वाले स्टूडेंट्स हैं वो सारे, एंड डिस्पेंसिंग अटेंडेंट जो हैं उनकी 70 वैकेंसीज़ निकली हैं। फिर यहाँ पे बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि जिसके लिए बीएससी नर्सिंग वगैरह चाहिए होता है, एएनएम की डिग्री एक होती है वो आप जानते ही होंगे, एंड मल्टीपर्पज़ वर्कर जो होते हैं उनकी वैकेंसीज़ यहाँ पे 62 हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं जूनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, इसमें क्या है कि सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड AC&R से जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है उनकी वैकेंसीज़ 122 हैं। और इसमें आगे देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स में, जो रेडियोग्राफी से डिप्लोमा कर रखा है, रेडियोथेरेपी, डार्क रूम से इन्होंने डिप्लोमा या ITI या डिग्री कर रखा है, उनके लिए 57 वैकेंसीज़ हैं। सोशल वर्कर, काउंसलर एंड हेल्थ एजुकेटर जो हैं उनका पे लेवल 4 to 7 है और उनके लिए 50 वैकेंसीज़ हैं। और जो भी अदर टेक्निकल एंड सपोर्ट पोस्ट हैं वो 1 to 7 सारे इसमें आ जाते हैं इसी के अंदर में, और उनकी 356 वैकेंसीज़ निकली हैं। चलिए अभी बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी ब्रेकअप अगर करते हैं तो किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज़ निकली हैं। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ जो हैं वो निकली हैं अनरिजर्व्ड के लिए 1447। इसमें हर कैटेगरी का इंसान अप्लाई कर सकता है। OBC वालों की 483 हैं, SC वालों की 363 हैं, ST के लिए 201 हैं और EWS कैंडिडेट्स के लिए 199 वैकेंसीज़ निकली हैं। चलिए आगे इसमें डिटेल्स देखते हैं। तो इन्होंने बोला है व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी ऑफ MCRE 5। ठीक है, तो इसमें जो भी आपकी एजुकेशन और एज लिमिट रहने वाली है हम उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे इसमें वीडियो में देखते हैं। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है, तो जो 10th पास या मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक्स जो होती है ना मैट्रिकुलेशन, उसको 10th पास ही बोलते हैं। तो जो 10th पास लोग हैं उनके लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो MTS की है। हॉस्पिटल अटेंडेंट बन सकते हैं, कुक बन सकते हैं, ड्रेसर, ड्राइवर एंड सिमिलर सपोर्ट पोस्ट जो रहने वाली हैं। सपोर्ट पोस्ट में आपकी जॉब लग सकती है आपने अगर 10वीं कर रखा है तो। एंड सम ऑल्सो नीड एन ITI या ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी कि कुछ वैकेंसीज इसमें ऐसी हैं जिनमें 10th तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ उसमें ITI भी चाहिए। उसमें आप जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो मैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जो लोग 12th पास हैं या जिसको 10+2 भी बोलते हैं, उनके लिए लोअर डिवीज़न क्लर्क की वैकेंसी है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर एंड टेलीफोन ऑपरेटर। ये सारी वैकेंसी जो हैं वो 12th पास जिन्होंने कर रखी उनके लिए हैं। फिर अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो लैब टेक्नीशियन, DMLT से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की है, रेडियोग्राफर, ECG, EEG टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट जिन्होंने D फार्मा कर रखा है विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन, यानी कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है उसमें D फार्मा के साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, तो आप इसमें डिप्लोमा होल्डर में काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं जो इंजीनियरिंग में है, ये डिप्लोमा जो है वो मेडिकल फील्ड का है और ये डिप्लोमा जो है वो आपका इंजीनियरिंग का रहने वाला है। ये आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। तो जूनियर इंजीनियर वो लोग बनेंगे जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, एंड असिस्टेंट इंजीनियर वो लोग बनेंगे जिन्होंने BTech कर रखा है। किस किस फील्ड में? सिविल में कर रखा है, इलेक्ट्रिकल में, AC&R में एंड बायोमेडिकल इंजीनियर। अगर आपने इन सारी फील्ड में डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है तो आप जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं। चलिए आगे इसमें जो और भी डिटेल्स जो दी गई हैं उनको देखते हैं। जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो ग्रेजुएशन वाले, आपका ग्रेजुएशन मेडिकल फील्ड से हो वो भी एप्लीकेबल है, नॉन मेडिकल फील्ड से हो वो भी एप्लीकेबल है, पोस्ट वाइज ये डिपेंड करता है। तो अगर आप असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन चाहिए। अपर डिवीज़न क्लर्क, कैशियर के लिए स्पेसिफाई ग्रेजुएशन उन्होंने बताया BCom। स्टोर कीपर, पर्सनल असिस्टेंट एंड प्रोग्रामर, इन सभी के लिए जो है वो आपके जो भी पोस्ट है, पोस्ट वाइज आपकी ग्रेजुएशन इसमें मान्यता है। चलिए इसमें BSc या प्रोफेशनल डिग्री कर रखी है किसी ने अगर, तो नर्सिंग ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपकी BSc नर्सिंग होनी चाहिए। लैब टेक्नोलॉजिस्ट एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक है, परफ्यूशनिस्ट, बड़ा अजीब नाम है लेकिन आप खुद ही पढ़ लें। तो इसमें अगर आपको बनना है तो आपको BSc होनी चाहिए या प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, जो भी आपकी पोस्ट वाइज रहने वाली हैं। जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है उन सभी लोगों के लिए यहाँ पे मेडिकल सोशल वर्कर, काउंसलर, जूनियर फिजिसिस्ट है, स्टैटिकल असिस्टेंट है, ये सारी वैकेंसी जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट आप कह लो, चाहे मास्टर्स कह सकते हो, कुछ भी आप इसमें समझ सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं जो एज लिमिट की यहाँ पे बात की गई है। एज लिमिट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इन्होंने बोल रखा है कि 18 से 40 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट पे भी डिपेंड करता है कि किस पोस्ट के लिए कितनी है। तो अगर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो OBC कैंडिडेट्स हैं उन्हें 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि वो 40 साल के बाद 3 साल और बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी 43 ईयर्स तक कर सकते हैं। सिमिलरली SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल का है, PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल का है, और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके जो भी सर्विस रूल हैं उनके हिसाब से उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आराम से मिल जाता है।
चलिए, तो अब अगर आगे देखते हैं सैलरी डिटेल्स, सैलरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी जॉब का। तो सैलरी डिटेल्स अगर देखते हैं तो इन्होंने बोला है कि 7th पे कमीशन जो कि फ़िलहाल चल रहा है उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। तो जो भी पे लेवल 1 वाले हैं उनकी सैलरी 18,000 से 56,900 ये बेसिक पे है। मैं आपको बता देता हूँ ये बेसिक पे है, और बेसिक पे आपका जितना भी होता है इन हैंड सैलरी उसकी जस्ट दोगुनी होती है। इस बात को आप दिमाग में डाल लें, उसी हिसाब से कैलकुलेशन करें। तो जब आप पे लेवल 1 पे ज्वाइन होते हैं अगर, तो आपकी स्टार्टिंग बेसिक जो है वो 18,000 रहेगी। 2 पे ज्वाइन होते हैं तो 19,900, और 4 पे ज्वाइन होते हैं तो 25,500, 5 पे ज्वाइन होते हैं तो 29,200, और 6 पे ज्वाइन होते हैं तो 35,400 आपकी बेसिक रहेगी। और इसी का जो इन हैंड सैलरी है वो दोगुना आप कर लीजिए, तो जितनी भी आपकी आती है वो आपकी इन हैंड सैलरी फर्स्ट मंथ की रहेगी। चलिए आगे देखते हैं, इसमें पे लेवल 7 एंड पे लेवल 8 भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो पे लेवल 7 पे जो ज्वाइन करेंगे उनकी 44,900 सैलरी रहेगी स्टार्टिंग में, और 8 वालों की 47,600 रहेगी। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि DA, HRA एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है, ठीक है, DA भी मिलेगा, HRA भी मिलेगा, एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होते हैं कहीं आपको आना जाना पड़ता है तो उसका भी आपको अलाउंस मिलता है। तो ये सब जोड़ जाड़ के आपकी इन हैंड सैलरी जो रहती है वो 22,000 से लेकर 1,30,000 तक आराम से होती है। 22,000 इन्होंने लिख दिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ पे लेवल 1 की जो सैलरी होती है वो 30 से 35,000 के बीच में रहती है। चलिए आगे इसमें अगर हम डिटेल्स डिस्कस करते हैं तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है, व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर AIMS CRE 5। चलिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें स्टेज 1 जो होता है वो आपका CBT होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये कंप्यूटर पे आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है, इसमें कोई आपको पेपर कॉपी नहीं मिलता है। 90 मिनट का आपका टेस्ट रहेगा, जिसमें कि 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक। और हर एक क्वेश्चन में 4 नंबर, यानी कि 100 क्वेश्चंस के 400 नंबर आपका पेपर रहेगा। अब इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो नेगेटिव मार्किंग इन्होंने बोल रखा है कि 1/4, यानी कि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका सिर्फ 1 नंबर कटेगा, और एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो 1/4 मार्किंग आपकी रहेगी। अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात की गई है तो 40% लाने पड़ेंगे जनरल एंड EWS को, अगर वो इस पेपर में पास होना चाहते हैं। तो 30% लाने पड़ेंगे OBC वालों को, और 35% जो है वो OBC को लाने पड़ेंगे, और 30% जो है वो SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स को लाने पड़ेंगे, तो वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपका रहता है स्किल टेस्ट एंड ट्रेड, जो भी आपकी ट्रेड से रिलेटेड है। तो इसमें क्या रहता है कि टाइपिंग टेस्ट जो है वो सभी के लिए नहीं है, सिर्फ क्लर्क जो बनना चाहते हैं और DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं उनके लिए टाइपिंग टेस्ट रहेगा। यानी कि आपकी जो पोस्ट है, पोस्ट के हिसाब से आपका ट्रेड या कह सकते हैं स्किल टेस्ट रहने वाला है। तो जो भी इसमें आपको ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आप अपने पोस्ट का, अपनी फेवरेट पोस्ट का देख सकते हैं कि क्या स्किल टेस्ट रहने वाला है। तो जो स्टेज 3 होता है, यानी कि आपने CBT 1 क्लियर कर लिया, आपने अपना स्किल टेस्ट क्लियर कर लिया, तो अब आपका हो जाएगा सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपकी नौकरी पक्की अगर आप इसको पास कर लेते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन रहती है तो उसमें आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए वो सारे के सारे जेन्युइन होने चाहिए, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट या गलत डॉक्यूमेंट ना लगाया हो आपने। अगर ऐसा आपने किया है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर नहीं किया तो आपकी नौकरी पक्की। चलिए आगे इसमें देखते हैं हाउ टू अप्लाई। आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है इस फॉर्म के लिए। तो इसने पहला स्टेप दिया है विजिट द ऑफिशियल एम्स एग्ज़ाम पोर्टल, ठीक है। एम्स का जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर आप जाएँ, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR होता है, उसको कंप्लीट करें, और उसके बाद जिस भी पोस्ट या ग्रुप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद फिल इन योर पर्सनल, एजुकेशनल एंड कैटेगरी डिटेल्स, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, एजुकेशनल डिटेल्स हैं और कैटेगरी रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं उनको आप फिल कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका। अपलोड योर फोटो, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन, ठीक है। जो भी इसमें साइज़ दिया गया है उस गिवन साइज़ में आप अपनी फ़ोटो, थंब और जो थंब इम्प्रेशन एंड सिग्नेचर है वो सारा कुछ अपलोड कर दें। पे द एप्लीकेशन फ़ीस, जो भी इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो पे कर दें, जिस भी मोड में, चाहे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, जिस मोड से आप पे करना चाहते हैं। एंड लास्ट स्टेप इसका रहने वाला है वो है सबमिट द फॉर्म एंड टेक द प्रिंट आउट ऑफ योर कन्फर्मेशन पेज फॉर योर रिकॉर्ड्स। तो ये आपके 7 स्टेप्स हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप हैं जिनमें आपको फॉर्म भरना है। तो जो इन्होंने बोला है कि सेपरेट एप्लीकेशन एंड फ़ी फॉर ईच पोस्ट रहने वाला है, यानी कि अगर आप 1 या 2 पोस्ट जितनी भी भरते हो तो सभी के लिए अलग अलग फ़ीस लगेगी आपसे। ये नहीं कि एक पोस्ट की फ़ीस में आप 4 पोस्ट भर दो, ऐसा नहीं होगा इसमें। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं, ठीक है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर दिस एग्ज़ाम। तो जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया 13 जून है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 3 जुलाई है, इसको बहुत ही ध्यान रखें। NOC सबमिशन जो है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो होते हैं उनको NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है वो उनको 8 जुलाई तक सबमिट करना है कि भाई उनकी करंट जॉब से उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
तो जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो 11 जुलाई को आपका एप्लीकेशन स्टेटस शो हो जाएगा कि भाई आपका एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। और जो टेंटेटिव CBT एग्ज़ाम डेट है वो इसी महीने 25 से 27 जुलाई में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। काफ़ी फास्ट प्रोसेस है एम्स का, तो इसको ज़रूर ध्यान रखें। आगे देखते हैं जो फ़ीस आपकी लगने वाली है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो जो भी जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स हैं उनकी 3,000 रुपये फ़ीस रहेगी। किसी भी एक पोस्ट को भरना चाहते हैं तो 3,000 रुपये। और SC ST और EWS जो है वो 2,400 रुपये फ़ीस रहने वाली है। और जो पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ हैं यानी कि PWBD कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई फ़ीस नहीं, उनके लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो ये आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया। तो जो भी आपका रहने वाला है फॉर्म, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है तो प्लीज़ उसको भरें। और वीडियो को मैं आपसे फिर बोलता हूँ गाइस, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी तरफ से हमारा यही सबसे बड़ा सपोर्ट है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे ज़रूर दें। न्यू क्रिएटर हूँ मैं, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप तब तक के लिए। जय हिंद साथियों।